हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 यूनिट कंप्लीट करा दी थी। आज मैं यहाँ से 3rd यूनिट को पढ़ाऊँगी आपको, जिसमें आपके क्या क्या चैप्टर हैं। कोशिका, जीवन की इकाई, जैव अणु है चैप्टर आपका। इसमें कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, इसके बारे में आपको, इन चैप्टर्स के बारे में इस यूनिट में 3 यूनिट में पढ़ाऊँगी आपको। अब अगले जो चैप्टर है, इसका क्या नाम है? अगला चैप्टर कोशिका, जीवन की इकाई। अब देखो, इसमें एक प्रॉपर साइंटिस्ट नेम दिया है, GN रामाचंद्रन। इनके बारे में भी कुछ, इनने क्या, इनका क्या क्या इनने काम किए हैं, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। इनकी पूरी बायोग्राफी लिखी हुई है इसमें। जैसे GN रामाचंद्रन प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे तथा मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक थे। सन 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलेजन के तहरी कुंडलित संरचना की खोज तथा रामाचंद्रन प्लांट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषण से संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई। मतलब ये कहाँ के थे? मद्रास के थे। जो ये GN रामाचंद्रन थे, कहाँ के थे ये? इनने मतलब कहाँ से? मद्रास का एक स्कूल था, उनने क्या प्राप्त किया था वहाँ से? एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक थे। और उन्होंने वहाँ से क्या किया था? जो तहरी वो होती है कुंडलित संरचना, उसकी खोज की थी इनने। और प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषण के बारे में इन्होंने बताया था। आपका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र कोचीन के निकट एक गांव में हुआ था। इनका जन्म जो कहाँ हुआ था? साउथ साइड में हुआ था, भारत के नीचे मैप में जो साउथ एरिया है उसमें हुआ था। जहाँ कौन सा क्षेत्र है? कोचीन, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, एक गाँव में। आपके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, अतः रामाचंद्रन की गणित के प्रति रुचि पैदा करने में उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। आपने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी होने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में BSc ऑनर्स की सर्वोच्च संरचना प्राप्त की। जब आप 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था, वहाँ से ने क्या की थी? PhD की थी। जब आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे, तब आपकी मुलाकात लाइनस पावलिंग से हुई थी तथा यह उनके एल्फा हेलिक्स तथा बीटा शीट संरचना के मॉडल पर प्रकाशित कार्य से बहुत प्रभावित थे, जिससे आप कोलेजन की संरचना को हल करने की ओर अपना ध्यान खींचा था। आप 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को स्वर्गवासी हुए। इस तरीके से इनके जो भी इनने वर्क किया उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ था उसके बारे में, कहाँ से इनने PhD की थी उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है बेटा। अब मैं यहाँ से आपका चैप्टर शुरू करूँगी, जिसमें क्या क्या है। कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है उसके बारे में, कोशिका का समग्र अध्ययन, और यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं आप पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। मतलब इसमें ये कह रहा है इस पैराग्राफ में कि हमने अपने चारों तरफ, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, कुछ तो कैसे हैं? जीव हैं वस्तुएं, कुछ कैसी हैं? निर्जीव। और जो जीवित हैं वो क्या कहलाती हैं? जीव कहलाते हैं। और जो निर्जीव हैं वो जीव नहीं कहलाते हैं। तो वही इसमें कह रहा है, जिस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव विज्ञान की उपस्थिति क्या है। इसमें वही इसमें कह रहा है, देखो ऊपर सीधा इसमें लिखा भी हुआ है, जो चैप्टर का नाम है कि कोशिका जीवन की इकाई, वही इसमें इसी के बारे में आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में। जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति, किसकी? जीव कोशिका की उपस्थिति
एवं अनुपस्थिति है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिकाओं मतलब सेल्स से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं। मतलब ऐसा है बेटा, कुछ तो ऐसे होते हैं जीव ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिका मतलब वन सेल से बने होते हैं। उन्हें क्या हम कहते हैं? यूनिसेल्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कैसे? मतलब बहुत सारी मैनी सेल्स से बने होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिक जीव कहते हैं। मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं इंग्लिश में बेटा ने। ठीक है, अब आगे क्या है? कोशिका क्या है? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहली बार कोशिका को देखा, इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। किसने? जो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, उनने किसकी खोज की थी? जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसकी खोज की थी। और जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक है, इनने किसकी खोज की थी? कोशिका की, सेल की खोज की थी। तो यहाँ पर बेटा ये आपके दो क्वेश्चन बनना है कि सेल्स की खोज किसने की थी और जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज किसने की थी। यहाँ पर ये आपके दो क्वेश्चन हो गए बेटा। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फेंजिंगटन, प्रोस्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। अब इसमें ये कह रहा है जो माइक्रोस्कोप थे, इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप थे, उनके द्वारा किया हुआ जो कोशिका थी उनके बारे में कैसा एक्सप्लेन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी संभव हो सकी। इसमें ये कह रहा है। अब क्या है? कोशिका सिद्धांत। जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था उसके बारे में इसमें बात की जाएगी इस पैराग्राफ में बेटा। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन, ये किसके थे साइंटिस्ट? मतलब वनस्पति वैज्ञानिक थे, बॉटनी के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मतलब ये कह रहे हैं इन्हें क्या किया था? बहुत सारे पौधों का क्या किया था? बहुत सारे पौधों के ऊपर स्टडी की थी और उन्होंने देखा कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं बेटा, वो कई सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ऊतक मतलब टिश्यू का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान, कौन थे दूसरे साइंटिस्ट? थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है। कैसी परत मिलती है बेटा? पतली परत मिलती है, जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पतली परत को हमने क्या कहा है? जो ये पतली लेयर है, उन्होंने इसे क्या कहा था? जीव द्रव्य झिल्ली, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा इन्होंने। ये किसके थे? जूलॉजी के साइंटिस्ट थे। कौन? स्वान जो थे, थियोडोर स्वान, ये किसके थे? जूलॉजी के थे। और जो स्लाइडेन थे साइंटिस्ट, वो किसके थे? बॉटनी के थे बेटा। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जो कोशिका सिद्धांत है वो बेटा किसने दिया था? ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। किसने? स्लाइडेन व स्वान ने। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। मतलब इनने क्या किया था? इस सिद्धांत को प्रतिपादित तो किया था, कोशिका सिद्धांत को, लेकिन इनने ये नहीं बता पाया था इसमें
उनकी जो नई सेल्स बनती हैं या प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में भी, किसी में भी, तो वो कैसे उनका निर्माण होता है वो इन्होंने नहीं बता पाया था बेटा। पहली बार रोडोल्फ ब्रिचो, कौन से साइंटिस्ट थे बेटा? रोडोल्फ ब्रिचो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती, क्या होता है, कोशिका में डिवीजन होगा और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इनने बताया था, ब्रिचो ने, जो रोडोल्फ ब्रिचो थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं का क्या होता है, उन्हीं से नई कोशिकाओं का विभाजन होकर नई कोशिकाएं बनती हैं, ये इन्होंने बताया था। ओवनिस सेलुल ई सेलुला, क्या है? ओवनिस सेलुल ई सेलुला, मतलब इनका यही कहना था कि पुरानी कोशिकाओं से क्या बनती है, नई कोशिकाओं का विकास होता है। ठीक, और उसी पे ये क्या इनने दिया था, इनने एक सेंटेंस दिया था कि ओवनिस सेलुल ई सेलुला। इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका, क्या है? सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कैसी होती हैं? मतलब जो पहले की कोशिकाएं होती है, प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं से क्या होती है, नई कोशिकाएं बनती है उसमें बेटा, इनका ये कहना था। अब आगे क्या है, कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्म दृष्टि से देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रतिरूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मतलब बाहर क्या होती है, बाहर कोशिका भित्ति होती है, व ठीक इसके नीचे क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ संघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे बेटा? केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब देखो इसमें आ गया डिफरेंस, आ गया कि ऐसी कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक मिलता है उसे तो हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक, और जिसमें झिल्ली नहीं मिलती है जिस केंद्रक पर, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवयव मिलता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे बेटा? कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। तो इसमें क्या आगे, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं, जो कोशिकांग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कोशिकांग कहलाती हैं, जो झिल्ली युक्त होते हैं इन पर सब पर। अंत प्रद्रव्यीय जालिका, जिसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं बेटा। सूत्र कणिकाएं मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय माइक्रोगोडी, फिर है गोल्गी सम्मिश्र, लयनकाय मतलब लाइसोसोम व रसधानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। मतलब जो झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है, वो किसमें, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती हैं। अब जैसे आपके इसमें देखो ये डायग्राम दिए हुए हैं, किस किस के दिए, लाल रुधिर कणिका जो कैसी होती, गोल व द्वयवतली होती हैं। मतलब जैसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। ये कैसी होती है, अमीबा के सेप जैसी होती हैं, इनकी कोई आकृति नहीं होती है। ये क्या है, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं। ये कैसी होती, लंबी व साकरी होती है। ये क्या है, तंत्रिका कोशिका है, जो कैसी होती, साकित व लंबी होती है। ये एक वाहिनिका दीर्घीकृत। ये क्या है, मध्योतकी
कोशिकाएं जो कैसी होती हैं, गोल होती हैं बेटा। ये कैसी होती है, दीर्घ होती, लंबी लंबी होती है। और ये तो इसका तो कोई तंत्रिका कोशिका का कोई शेप नहीं होती, कैसी होती, साकित होती है, वह लंबी होती है बेटा। आगे क्या कह रहा है इसमें, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक किसमें होता है, पौधों में, व सूत्रकणिका में व खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका में भी मिलते हैं। मतलब खुरदरी मतलब अंतर्द्रव्यीय जालिका मतलब रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें भी ये मिलते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक काय केंद्रक जिसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कौन, सेंट्रियोल जिसे बोलते हैं, जो न्यूक्लियस में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, जो क्या करते हैं, अन्य जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें मिलते हैं जैसे। और ये किसमें हेल्प करते हैं, कोशिका विभाजन से जो सेल डिवीजन होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। वो भी किसमें होते हैं, जंतुओं में की झिल्ली रहित होते हैं ये, ठीक है। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। जैसे आपकी ये ऊपर डायग्राम में इसमें दिया हुआ है बुक में, जैसे एग्जाम्पल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। कितनी, इसका क्या माप, 0.3 माइक्रोमीटर। कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। यहाँ से बेटा आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। लंबाई की कितनी लंबाई की, 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की। जबकि जीवाणु बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर, कितना, 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। किसके समान है, जो शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच होता है, उसके अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तो आरबीसी सेल्स होती हैं उनका कितना व्यास होता है, 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती है। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती है। जैसे आपका ये देखो इसमें वही कह रहा है, बिंबाकार होती है, बहुभुजी होती है, स्तंभी होती है, घनाभ होता है, धागे के समान, जैसे इसमें से ये धागे थ्रेड से निकल रहे हैं, मतलब ये इसका कोई आकार नहीं होता है, इस तरह की ये होती है। वो इसका क्या, इससे करैक्टर बताए इसमें। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। जो कोशिकाएं होती हैं उनका क्या होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है। ऐसा तो नहीं है कि सभी कोशिकाओं का सेम कार्य हो, ऐसा नहीं है। अब क्या आगे इसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब देखो इसमें आपके कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स का और उसके अलग जो, जैसे विषाणु है, पीपीएलओ है जिसे माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, प्रारूपिक क्या है, प्रारूपिक जीवाणु है, उसकी लंबाई बताई गई है। तो देखो इसमें पीपीएलओ कितनी, 0.1 माइक्रोमीटर, 1 से 2 माइक्रोमीटर। विषाणु कितनी, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर है बेटा, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव जिसे पीपीएलओ कहते हैं, क्या, पीपीएलओ मिलते हैं। मतलब इसमें क्या क्या मिलते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस किस में होती हैं, जीवाणु में होती है, बैक्टीरिया जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, माइकोप्लाज्मा होता है, और क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया समजीव मतलब पीपीएलओ मिलते हैं। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनसे ये क्या होती है, बहुत ही छोटी होती हैं और ये मतलब बहुत ही तेज़ी फास्टली डिवाइड होती हैं बेटा। जैसे आपके इसमें ये डायग्राम में आपका दिखाया गया है। माप का आकार काफ़ी भिन्न होती है। जिनका आकार होता है शायद वो कैसा होता है, थोड़ा अलग होता है। बोल रहा है इसमें कि काफ़ी भिन्न होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही भिन्न होती हैं। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं।
डंडाकार जिसे बैसिलस कहते हैं, गोलाकार कोकस, कोशाकार जिसे डिब्रियो व सर्पिल स्पाइरल। ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। मतलब ये कह रहा है इसमें जो जितने प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें क्या होती है, सेल वॉल होती, कोशिका भित्ति होती है बेटा, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? कोशिका झिल्ली से। केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसके रूप में एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होती है उसमें ये नहीं होता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? जो डीएनए सर्कल्स ये होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम प्लाज्मिड कहते हैं बेटा। अब सारे बच्चों के जो ओल्ड स्टूडेंट्स थे उनके सबका नीट का एग्जाम हो गया होगा। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये चैप्टर्स मैं आपको आगे करा रही हूँ और आप धीरे धीरे इनका रिवीजन करते रहें अच्छी तरीके से। एक चैप्टर को कम से कम 5 बार रिवाइज करें, जिससे आपके आगे चल के अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट लक्षणों को बताते हैं। क्या कह रहा है? जो ये प्लाज्मिड होते हैं वो क्या करते हैं? डीएनए जो जीवाणु होते हैं उनमें क्या बताते हैं? विशिष्ट संलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिकों में पाई जाती है। जो केंद्रक झिल्ली होती है वो किसमें पाई जाती है? जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनमें पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते हैं। मतलब इसमें कह रहा है जो राइबोसोम के अलावा जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें यूकैरियोट जो होते हैं उनके ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक्स की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? एक अलग ही प्रकार की होती है बेटा, जिसे मीसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम बेटा? मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्बलन होते हैं। कैसे होते हैं ये तत्व? कोशिका झिल्ली अंतर्बलन होते हैं। अब मैं आगे किसके बारे में बताऊंगी बेटा आपको? कोशिका आवरण और इसके रूपांतर के बारे में। ठीक है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। क्या मिलता है? एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाहरी परत ग्लाइको कैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली होती है। बाहरी परत क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स होती है। और इसमें क्या होती? फिर उसके बाद क्या होता है? कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य झिल्ली होती। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक, मतलब कैसे होते हैं? ग्राम अभिरंजित जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्राम धनात्मक या ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। एवं अन्य जो अभिरंजित नहीं होते हैं हो पाते
उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं, मतलब ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती हैं। कुछ में ये ढीली आच्छाद होती हैं जिसे अपपंग परत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपपंग परत कहते हैं या स्लाइम लेयर कहते हैं जिसे। वह दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है जो संपुटिका मतलब कैप्सूल कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ये कैप्सूल कहलाती है। कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है। क्या करती है? इसको एक आकार निर्धारित करती है और इसकी संरचना को क्या करती है? सशक्त संरचना क्या निभाती? भूमिका प्रदान करती है, जो जीवाणु को फटने तथा पतित होने से बचाती है। इसको फटने से जीवाणु को बचाती है ये झिल्ली। जीव द्रव झिल्लिका प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाहरी वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक्स झिल्ली जैसी होती। कैसी होती है? जो यूकैरियोटिक्स की जो झिल्ली होती है उस जैसी होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है को मीसोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोजोम कहते हैं बेटा। इधर क्या कहा था हमने? मीसोसोम कहा था। ठीक है। इसकी जो प्रोकैरियोटिक की बनी थी उसको क्या कहा था? मीसोसोम। और जो यूकैरियोटिक की बनी है इसको क्या कहा है? मीसोजोम कहते हैं। ये फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होती। कैसी होती? पुटिका के, नलिका के और पटलिका के रूप में होती है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संततित कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसनस्रावी प्रक्रिया जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु, कौन से? नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। मतलब ये जीवाणु होते हैं, इनकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? वो मोटाइल भी होती हैं और नॉन मोटाइल भी होती हैं। मतलब चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती, ये इसमें कह रहा है। यदि वह चलायमान है तो कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है। कैसी मिलती है? कोशिका भित्ति जैसी मतलब पतली संरचना मिलती है जिसे कशाविका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कशाविका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाविका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। किसमें? जीवाणुओं में। जीवाणु कशाविका फ्लैजिलम, जैसे इसको क्या कहते हैं? जो कशाविका यहाँ कहा था, जो चलने वाले होते हैं जीवाणु, चलायमान जो होते हैं मोटाइल, उनमें जो कशाविका होती है उसको इंग्लिश में फ्लैजिलम कहते हैं। जीवाणु कशाविका 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। तंतु, अंकुश और आधारी शरीर। तंतु कशाविका का सबसे बड़ा भाग होता है। किसका होता है? जो कशाविका होती है, फ्लैजिलम होती है, इसका जो ये तंतु है वो कैसा है? सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। मतलब कोशिका होती है उसकी इस तरीके से बाहर की तरफ फैला होता है। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं? रोम होते हैं, हेयर होते हैं, और वो कैसे होते हैं? झालर नुमा होते हैं, लेकिन ये क्या नहीं करते हैं? इनकी चलने में हेल्प नहीं करते, गति करने में कोई भी हेल्प नहीं करते। रोम लंबी नालिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघु सूक जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्तित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती हैं। अब आगे क्या है? राइबोसोम व अंतर्वृष्ट पिंड है, इसके बारे में आगे।
प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, वो जो राइबोसोम होते हैं, वो किससे जुड़े होते हैं? राइबोसोम कोशिका जीव द्रव्य की झिल्ली से जुड़े होते हैं। यह 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं। कितने से होती हैं? 15 से लेकर 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप इकाइयों में 50s व 30s की बनी होती है। कितनी? 50 की और 30s की बनी होती हैं। 2 सब यूनिट्स होती है, उनकी ये बनी होते हैं बेटा, जो आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, ठीक, जिसे बहु राइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। मतलब जो राइबोसोम होते हैं, इनका मेन रोल क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं ये। अब क्या है? अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरणतः फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं गैस रसधानी नील हरित, बैंगनी और हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। जो ये होते हैं कोशिका द्रव्य में, जो इनमें मिलते हैं वो क्या क्या होते हैं? फॉस्फेट कणिकाएं होती हैं, साइनोफाइसिन कणिकाएं होती हैं, ग्लाइकोजन कणिकाएं होती हैं, गैस रसधानी नील हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में ये मिलती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है बेटा। अब देखो, इसमें ये 2 डायग्राम दिए हैं। एक तो प्लांट सेल का दिया हुआ है और एक किसका दिया हुआ है? एनिमल सेल्स का इसमें दिया हुआ है बेटा। ठीक, अब इसमें ये कह रहा है ये, अब देखो इन दोनों डायग्राम आप में थोड़ा डिफरेंस देखना, इसमें क्या क्या डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें क्या है, मेन तो क्या है, इसमें प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल्स में आपको कहीं भी क्या नहीं पाया जाएगा? कहीं भी क्या नहीं मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट नहीं बेटा मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा इसमें। इसी तरीके से प्लांट सेल में पेरोक्सीसोम होते हैं। क्या होते हैं? पेरोक्सीसोम होते हैं। लेकिन आपके जो एनिमल सेल है इसमें कहीं भी, अब इसमें क्या है? इसमें भी ये पेरोक्सीसोम है कि नहीं है इसमें ये? ठीक है, अब इसमें आपका क्या, इसमें ये सबसे पहले लिखा है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो आपके प्लांट सेल में भी होते हैं और किसमें? एनिमल सेल में भी होते हैं, जो ये आपकी ये लिखा हुआ है बेटा। फिर इसके बाद क्या है इधर? केंद्रक। केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है? इसमें भी होगा, इसमें ये है केंद्रक। फिर क्या है? केंद्रिक है, केंद्रिक इसमें भी है। फिर क्या है? केंद्रिक उपकरण है। ठीक है, इसमें क्या है? केंद्रक आवरण है ये। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें भी क्या है? ये केंद्रक आवरण इसमें भी है। इसमें क्या है? ये केंद्रक उपकरण है। ठीक, कोशिका झिल्ली, इसमें क्या है? कोशिका द्रव्य है। ठीक है, इसमें क्या है? कोशिका द्रव्य है। इसमें क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। इसमें ये रसधानी है। किसमें? प्लांट सेल में क्या होती है? रसधानी वैक्यूल होती है। लेकिन इसमें क्या होती है? जो वैक्यूल होती है, रसधानी होती है, वो एनिमल सेल में क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। ठीक है, अब इसमें क्या? सूत्र कणिका, जिसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनिमल सेल में भी बेटा पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। राइबोसोम ये भी दोनों में ही पाए जाते हैं, आपके प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। पेरोक्सीसोम भी सेम बेटा वही है, इसमें भी आपका पाया जाता है पेरोक्सीसोम। किसमें? प्लांट सेल में और आपके एनिमल सेल में। लयन का, जिसे लाइसोसोम कहते हैं, वो उसमें पाया जाता है। ठीक, जीव द्रव्य झिल्ली, इसमें जीव द्रव्य झिल्ली होती है, इसमें जीव द्रव्य झिल्ली नहीं होती। इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। सूक्ष्मांकुर, ठीक,
सूक्ष्मांकुर है इसमें ये, ठीक। इसमें क्या है, ये सूक्ष्म नलिका है। क्या है इसमें, सूक्ष्म नलिका है। इसमें क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें ये। और इसमें भी ये क्या है, सूक्ष्म अंतर, क्या है इसमें, क्या था ये, मतलब चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका थी, मतलब जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसमें भी क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जो इसमें रेटिकुलम पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो दो प्रकार के पाए जाते हैं बेटा। एक तो स्मूथ होता है, एक कैसा होता है, रफ होता है। इसमें जीव द्रव्य तंतु है। क्या है, जीव द्रव्य तंतु है। इसमें देखो गोल्जी उपकरण है, ठीक। इसमें भी ये गोल्जी उपकरण था, केंद्रक उपकरण जिसे कहा था। और इसमें भी ये, इसे गोल्जी एपरेटस कहते हैं, वो इसमें दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या है, एक्टिन तंतु है और मध्यवर्ती तंतु है, इसमें नहीं है। इस तरीके से इनमें क्या है, दोनों प्लांट सेल में और आपके किसमें, एनिमल सेल में, ये चित्र के द्वारा डिफरेंस बताया है मैंने। ये सेम है बेटा, सब में कुछ चीज़ें में एब्सेंट होती हैं, जैसे इसमें कोशिका द्रव्य है, इसमें भी कोशिका द्रव्य है, लेकिन इसमें क्या है, रसधानी है, इसमें रसधानी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, तारककाय है, सेंट्रियोल जिसे बोलते हैं, इसमें क्या है, सेंट्रियोल नहीं है। और एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है बेटा। इसी तरीके से इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है बेटा। इस तरीके से इसमें डिफरेंस है। अब क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ससीम केंद्र की कोशिकाएं। यदि आगजीव पादप प्राणी का कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। मतलब जो पादप और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रकीय रसधानी मिलती है। देखो अब इसमें दोनों में डिफरेंस भी यहाँ बताया। जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें क्या होती है, एक तो कोशिका भित्ति होती है, एक लवक होता है, एक बड़ी क्या होती है, केंद्रीय रसधानी होती है। जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारककाय मिलता है। मतलब जो एनिमल सेल्स होती हैं इसमें क्या मिलता है, सेंट्रियोल मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में क्या होता है, एब्सेंट होता है बेटा। अब प्रत्येक कोश की अंगक की संरचना व कार्य विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक, अब आगे क्या है, कोशिका झिल्ली। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी है। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है बेटा, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं जो दो सतहों में व्यवस्थित होती हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुंछ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुंछ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी भरा होता है। क्या होता है इसमें, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी इसमें फॉस्फोलिपिड झिल्ली में होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से ये स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें और क्या पाया जाता है, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की रुधिराणु जिसे इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52%
प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। क्या मिलता है, मतलब 52% तो क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और 40% क्या मिलता है बेटा, लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसने दिया था कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना? 1972 में सिंगर व निकोलसन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था, जिसे तरल के नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अधरतलीय तरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। किस पर करती है? उसकी जो तरलता होती है उस पर निर्भर करती है। झिल्ली की तरलीय प्रकृति इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, स्रावण, कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन, किसका, जो एटम्स होते हैं उनका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। वही इसमें कह रहा है, जो इस जीवद्रव्य झिल्ली है इसका मेन रोल क्या है, अणुओं का परिवहन होता है इससे। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलय सांद्र प्रवृत्ता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रभाव को परासरण कहते हैं। चूँकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है। किसका? जो एडिनिन ट्राइफॉस्फेट होता है उसका इसमें यूज होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जिसे सोडियम आपन पोटेशियम आपन पंप है। बस बेटा आज की क्लास में यहीं तक रखती हूँ। थैंक यू वेरी मच।